दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मल्होत्रा भाई में। अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कानपुर, जेएनएन। वही हुआ जिसका अंदेशा था। ग्लोबल कोचिंग सेंटर के मालिक मोहम्मद सहवान की खुदकशी और उसकी पत्नी नमरा की हत्या के बाद परिजनों में विवाद शुरू हो गया है। परिजनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। पुलिस की जांच में कई तरह के आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं। भाई ने आरोप लगाया कि 20 करोड़ रुपए की मेहर बंधवाने के लिए नमरा के पिता ने दोबारा भाई का निकाह कराया था। कानपुर के कल्याणपुर मोहल्ले के केशवपुरम स्थित नागेश्वर अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 612 में कोचिंग संचालक मोहम्मद सहवान और उसकी पत्नी की मौत के मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। नए खुलासे के मुताबिक दूसरी बीवी नमरा के किसी और से बातचीत का शक और पहली पत्नी व बच्चों से मोहम्मद सहवान की बढ़ती नजदीकी के चलते आए दिन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता था। इसी के चलते दोनों के रिश्ते में भी खटास आ गई थी। दरअसल सहवान ने पहले पत्नी नमरा खान की हत्या की थी और फिर खुद सल्फास खाकर उसने खुदकुशी कर ली थी। वहीं इस मामले में नमरा के पिता ने पति सहवान और उसके घर वालों पर हत्या का केस दर्ज कराया। जिम ट्रेनर से होती थी बात। वहीं मामले की जांच कर रही पुलिस के मुताबिक जिम ट्रेनर से नमरा की अक्सर बातचीत होती रहती थी, जिसका सहवान विरोध करता था। इसी के चलते अक्सर दोनों की लड़ाई भी होती थी। वहीं दूसरी तरफ सहवान अपनी पहली पत्नी समराना और बेटी अंसरा व बेटे अयान के भी नजदीक आ रहा था। वह लगातार उनसे मिलता था और फोन पर भी सभी से बात किया करता था, जिससे दूसरी पत्नी नमरा रोकती थी। पुलिस की अगर माने को जिम ट्रेनर से संबंधों के शक में सहवान ने गुस्से में पहले नमरा को मार डाला और बाद में खुदकुशी कर ली। जांच में जुटी पुलिस वहीं मामले में पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगालने और केस से संबंधित लोगों से पूछताछ में भी जुटी है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं मिल पाया है जिससे यह साफ हो सके कि इस घटना के पीछे किसी की साजिश है या और कोई भी इसमें शामिल है। वहीं नमरा की कॉल डिटेल में भी 4-5 नंबर ऐसे मिले जिन पर उसकी लगभग रोज बातें होती थीं। इसमें एक नंबर छोड़कर बाकी सभी नमरा के घर वालों के हैंगर वालों ने लगाए आरोप। वहीं नमरा के घर वालों का कहना है कि इस पूरी घटना को साजिश के तहत ही अंजाम दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस शुरू से ही मर्डर करने के बाद सुसाइड करने की बात पर ही जांच कर रही है, जबकि इसके पीछे साजिश करने वाला कोई और ही है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने फ्लैट को सील कर रखा है। मोबाइल नंबरों की सीडीआर, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही घरवालों से लेकर जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है। बीवी से मेरी लड़ाई थी 2016 सितंबर में। इसी बीच यह मेरी जिंदगी में आई। मैंने इसे कई बार टोका लेकिन नहीं मानी। अपने बच्चों के बारे में भी बताया, फिर भी इसके कहने पर समराना को तलाक दे दिया। फिर हम दोनों ने 21 जुलाई 18 में शादी कर ली। इनके घर वालों को बताया तो वह लोग ले गए। 27 सितंबर 2018 को दोबारा शादी कराई। इनके घर वालों ने बहुत दबाव देकर 20 करोड़ मेहर बंधवाया। शादी के बाद से ही मेरे बेटे को मारना पीटना शुरू कर दिया। फाइनली अपने बच्चे को दूर करना पड़ा। दिन भर सोती और रात में सोने नहीं देती। सोने पर नोचती और इतनी गंदी तरह से बात करती कि मन करता मर जाओ या कहीं भाग जाओ। पता नहीं कैसे कैसे लड़कों से बात करती। आज भी इसने सोने नहीं दिया। खुद सो गई। 2:30 बजे उठी और मैं जाग ही रहा था। उठते ही लड़ने लगी और इतनी भद्दी भद्दी तरह से हमेशा की तरह बात करने लगी कि मुझसे यह हो गया। अब मैं भी जी नहीं सकता। सहवान की पहली शादी 2007 में हुई थी। इस दौरान एक कोचिंग में पढ़ाते थे। देखते ही देखते खुद का काका देव व बर्रा में कोचिंग सेंटर खोल लिया, जिसमें पूरे परिवार के सदस्य जुड़े हैं। परिजन के मुताबिक इनके अपने खुद के कई फ्लैट, फार्म हाउस, करोड़ों का बैंक बैलेंस और जगुआर, स्कोडा, एंडेवर, इंडिगो आदि कार हैं। हैसियत व शौक का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जगुआर की कीमत 1.31 करोड़ रुपए है। पहली पत्नी ने कोचिंग खोलने को लेकर 90 लाख रुपए दहेज लेने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर काका देव थाने में जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद के बर्रा सच्चान गेस्ट हाउस के पास कोचिंग उसे देने की बात तय हुई थी। इसके साथ ही कई कोचिंग में एक्स्ट्रा क्लास को लेकर लाखों रुपए की फीस मिलती थी। हत्या के बाद बदले कपड़े,
बेसिन में धोया खून कोचिंग संचालक सहवान ने पत्नी नम्रा खान की हत्या करने के बाद खून से सने कपड़े बदले। उसके बाद बेसिन में खून से सने हाथ धोए। इसके बाद कप में सल्फास घोलकर पीने के बाद घर में बाहर से इंटरलॉक में चाबी लगाकर निकल गए। अपार्टमेंट के सभी सीसीटीवी बंद होने से मुख्य द्वार के ऊपर ही लगे कैमरे में वह जाते वक्त कैद नहीं हुए। लिफ्ट के कैमरे शुरू से ही खराब हैं। पुलिस को मौके से हत्या के समय पहनी सहवान की शर्ट नहीं मिली। शर्ट की तलाश हो रही है। कॉफी के लिए रखे कप में घोल ली मौत। रसोई घर में गैस पर उबल उबल कर गिरी कॉफी और उसके कप में सल्फास का घोल साफ बताता है कि कॉफी बनाते वक्त अचानक पति पत्नी में विवाद हुआ। इसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। आखिर कहां से आया सल्फास सहवान के पास? सल्फास कैसे आया? क्या वह पहले से सुसाइड का प्लान कर रहे थे? इन सवालों के बीच यह भी एक बड़ा सवाल फिर से खड़ा हो गया कि आम लोगों के प्रतिबंधित सल्फास नियमानुसार उन्हें दुकानदार ने दे कैसी दी? पुलिस बीच भंडार व आसपास के केमिस्ट से इस विषय में पता लगा रही है। सहवान ने घर के साथ कार में भी सल्फास खाया था। उनकी कार में सल्फास का खाली पाउच व उल्टी मिली। हारून हत्याकांड के बाद खुद को कर लिया था रिजर्व काकादेव कोचिंग मंडी में। हारून हत्याकांड और इसके बाद अभिषेक सर पर हुए हमले के बाद सहवान काफी संभले हुए थे। हर किसी से दूरी ही बनाकर चलते थे। ज्यादा किसी मतलब नहीं रखते थे। बुधवार को उनके उठाए कदम के बाद कोचिंग मंडी में फिर से पुराने मामलों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं। लोगों का कहना था कि कोचिंग मंडी की गंदगी यहां पढ़ने आने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावक के दिमाग में गलत तस्वीर बना रही है। अधिकतर मामलों में अवैध संबंध और प्रतिस्पर्धा में हमले सामने आए हैं। कल्याणपुर के केशवपुरम स्थित नागेश्वर अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 612 में कोचिंग संचालक मोहम्मद सहवान अपनी दूसरी पत्नी नम्रा खान के साथ रहता था। 29 अप्रैल की रात को सहवान ने नम्रा की हत्या कर खुद बिल्हौर में सल्फास खाकर खुदकुशी कर ली थी। मामले में नम्रा के पिता शहनशाह खान ने सहवान अब उसके परिवारीजनों पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार पांडेय ने बताया कि मामले में आरोपी सहवान की मौत हो चुकी है। वहीं अन्य उसके परिवारीजनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। साफ है कि पहले सहवान ने हत्याकांड को अंजाम दिया और फिर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस को फ्लैट से सहवान की डायरी मिली जिसमें सुसाइड नोट लिखा था। डायरी की हैंडराइटिंग सहवान की है या नहीं, इसकी जांच के लिए डायरी को फोरेंसिक लैब लखनऊ भेजा गया है। जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश ग्लोबल कोचिंग सेंटर के संचालक मोहम्मद सहवान की खुदकुशी और उनकी दूसरी पत्नी नम्रा की हत्या की मिस्ट्री को सुलझाने में लगी है, वो और भी उलझती जा रही है। कानपुर पुलिस ने क्राइम सीन को रूपांतरण भी किया है, लेकिन अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। इस मामले में पुलिस 100 ऐसे शख्स से पूछताछ कर कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है जिसका संबंध उनसे था और जिनका घर में रोजाना आना जाना रहता था। मगर अब पुलिस को कानपुर के इस है प्रोफाइल हत्याकांड में बेहद अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिससे इस हत्याकांड की परतें अब धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। इस हत्याकांड की शुरुआती जांच में पाया गया था कि कोचिंग संचालक मोहम्मद सहवान ने अपनी पत्नी नम्रा की हत्या कर खुदकुशी कर ली थी। लेकिन पुलिस के हाथ सहवान की एक डायरी लगी है, जिसे पढ़ने के बाद कई साधी परतें हटती दिखाई दे रही हैं। सहवान ने अपनी डायरी में अपने हालातों का जिक्र करते हुए लिखा है कि वो अपनी जिंदगी और पत्नी से बेहद तंग आ गया था। अपने हालातों से आजिज आकर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और खुद सल्फास खाकर जान दे दी। मोहम्मद सहवान की डायरी से खुलासा हुआ है कि 8 माह पहले बीटेक कर रही बांगरमऊ की नम्रा खान से प्रेम विवाह किया था। इस विवाह की जानकारी होने पर नम्रा के पिता शहनशाह खान ने जमकर विरोध किया था, लेकिन कुछ दिन बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। निकाह के बाद से नम्रा और सहवान दोनों फ्लैट में रह रहे थे। आईआईटी रुड़की से बीटेक करने वाले सहवान की ये दूसरी शादी थी और नम्रा खान से शादी करने के लिए उसने पहली पत्नी समराना को तलाक दे दिया था। शादी के बाद सहवान का बेटा उनके साथ रहता था, जिसे नम्रा बहुत मारती पीटती थी, जिस वजह से उसे अपने बेटे को दूर भेजना पड़ता था। रोज रोज के झगड़ों से वो तंग आ चुका था और अब जीना नहीं चाहता था।
मोहम्मद सहवान की डायरी में यह भी लिखा है कि उसकी मौत के बाद उसकी सारी संपत्ति पहली पत्नी और बच्चों को दे दी जाए। पुलिस ने डायरी कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। डायरी में मोहम्मद सहवान ने इस बात का जिक्र किया है कि उसका शादीशुदा जीवन बेहद खराब चल रहा था और नम्रा कई लड़कों से बातचीत करती थी। नम्रा खुद दिन भर सोती थी और जब वो सोते थे तो उसे नोचती थी, साथ ही उससे खूब गाली गलौच भी करती थी। शाम को ही हत्या कर दी। तफ्तीश में सामने आया है उस शाम भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। वो बेहद नाराज हो गया था और तभी सहवान ने नम्रा की देर शाम ही हत्या कर दी थी। इसके बाद अपने बचाव के लिए पत्र लिखा, पर गड़बड़ी होने पर उसे जला दिया। फिर दूसरा पत्र लिखा। सहवान ने नम्रा की हत्या के बाद अपने दोनों बच्चों से बात की और सुसाइड नोट लिख खुदकशी की योजना बनाई। पुलिस ने मीडिया को बताया कि नम्रा की हत्या सिर पर किसी भारी वस्तु के प्रहार की गई है। घटनास्थल से एक कुकर मिला है जो बुरी तरह पिचका हुआ था। घटना के खुलासे को लेकर सहवान का भाई और अपार्टमेंट के गार्ड पूछताछ की जा रही है। हत्याकांड से एक दिन पहले सुबह से ही नम्रा का मोबाइल स्विच ऑफ था। नम्रा के मोबाइल की सीडीआर से इसका खुलासा हुआ है। ये तथ्य सामने आने के बाद पुलिस सीडीआर की गंभीरता से पड़ताल शुरू कर यह पता करने की जद्दोजहद में जुटी है कि आखिर नम्रा का फोन क्यों बंद था। यह सवाल सुलझाना पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती बन गया है। आगे की स्लाइड में पढ़िए। मोबाइल बंद होने से हत्या तक के समय में नम्रा कहां थी? पहली पत्नी समराना को भी वह भूल नहीं पा रहा था। नम्रा की अजीबोगरीब हरकतों से वह परेशान था। नम्रा चाहती थी कि वह सिर्फ उसी से बात करे। उनसे बताया था कि वह नम्रा से बहुत परेशान है। मेरे 20 करोड़ दे दो, संबंध खत्म कर लूंगी। कर्ज कहीं परिवार के लिए न बन जाए, मर्ज। सीओ अजय कुमार के अनुसार 28 अप्रैल की सुबह 10 बजे ही नम्रा का मोबाइल बंद हो गया था। इसके पहले नम्रा ने 4 नंबरों पर बातचीत की थी। इनमें 2 नंबरों पर बात थोड़ी लंबी चली है। पुलिस ने इन चारों नंबरों को चिह्नित कर लिया है। जल्द ही सभी से पुलिस पूछताछ करेगी। सीओ का कहना है कि नम्रा की हत्या 29 की रात को हुई। अब सवाल उठता है कि मोबाइल बंद होने से हत्या तक के समय में नम्रा कहां थी, क्या कर रही थी? पुलिस अब यह भी आशंका जता रही है कि कहीं शहवान ने उसे बंधक तो नहीं बनाया था। सोमवार शाम 7 से 8 बजे के बीच शहवान ने अपने बेटे अयान और बेटी अंसरा से फोन पर बात की थी। इसके बाद वह 8:45 बजे फ्लैट पर पहुंचा था। तब से मंगलवार तड़के 3:45 तक शहवान ने किसी से भी बातचीत नहीं की। आखिरी कॉल इस समय पर शहवान ने हत्या करने के बाद पुलिस को की थी। ऐसे में पुलिस का कहना है कि बच्चों से ही आखिरी बार शहवान ने बात की थी। कोचिंग संचालक मोहम्मद शहवान का अपने बच्चों से लगाव बढ़ रहा था और पहली पत्नी समराना को भी वह भूल नहीं पा रहा था। नम्रा की अजीबोगरीब हरकतों से वह परेशान था। इन कारणों से पारिवारिक कलह इतनी बढ़ गई थी कि शहवान ने नम्रा की हत्या कर खुदकुशी कर ली। पुलिस की जांच में भी पारिवारिक कलह की वजह इन्हीं परिस्थितियों को बताया गया है। पहली पत्नी समराना के मुताबिक नम्रा से शादी के 1 ही महीने बाद शहवान ने बेटे अयान को अपनी मां के पास भेज दिया था। नम्रा उसको अपने साथ रखने को तैयार नहीं थी। इसका जिक्र उसने समराना से भी किया था। शहवान जब भी बेटे अयान व बेटी अंसरा से बात करते थे तो नम्रा इसका विरोध करती थी। झगड़े की मुख्य वजह यही थी। दरअसल नम्रा चाहती थी कि वह सिर्फ उसी से बात करे, समराना और बच्चों से कोई मतलब न रखे। फ्लैट में होती थी सहवान की फर्जी एंट्री कानपुर, यूपी। सहवान नम्रा मर्डर केस में एक नया खुलासा सामने आया है जिसे देखकर पुलिस भी चौंक गई है। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि अपार्टमेंट के रजिस्टर में सहवान के आने जाने की एंट्री फर्जी होती थी। आखिर सहवान ऐसा क्यों कर रहा था? पुलिस इस बिंदु पर भी जांच करने में जुटी हुई है। जांच कर रहे एसपी आदित्य लम्हे ने 20 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच की एंट्री को मिलान कराया तो रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज में सहवान के आने और जाने का समय अलग था। पुलिस ये समझ नहीं पा रही है ये सब सहवान करता था या कोई और खेल कर रहा था। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ साफ देखा गया है कि दोनों कभी भी एक साथ नहीं देखे गए ना, तो अपार्टमेंट में आते समय जाते समय। इससे एक बात तो तय मानी जा रही है कि इनके रिश्तों में पहले से ही खटास आ चुकी थी। दोनों के रिश्तों में खटास की वजह कोई तीसरा तो नहीं,
नम्बरा के मोबाइल की कॉल डिटेल में 3 ऐसे नंबर मिले हैं जिसमें वह अक्सर बात करती थी। इनमें से एक नंबर पर नम्बरा की रोज दिन में कई बार बातचीत होती थी। इस नंबर की लोकेशन नोएडा में मिली है। कल्याणपुर पुलिस पता लगा रही कि आखिर वह शख्स कौन है, नम्बरा और उसके बीच क्या रिश्ते थे। कहीं यही रिश्तों में तीसरे के होने वजह तो नहीं है जिससे सहवान ने नम्बरा की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है।